Hi everyone, I'm Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. So in this video, I'll be telling you regarding medical negligence. Yes, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप सभी जो है नेग्लिजेंस के बारे में तो आप सभी को ही पता होता है कि नेग्लिजेंस क्या होता है. नेग्लिजेंस इज व्हाट? ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर. मतलब कि आपकी एक ड्यूटी होती है किसी टेक केयर करने की टुवर्ड द वर्ल्ड एट लार्ज, एंड व्हाट यू हैव डन, यू हैव ब्रीच्ड दैट ड्यूटी एंड दैट हैज रिजल्टेड इनटू व्हाट? That had resulted into damage. Now, this was the simple definition of negligence. But what is medical negligence? So, the same negligence, it's the same definition of negligence. When we apply that in the medical field, that is called medical negligence. ये तो मैंने सीधा सरल भाषा में आप सबको बता दिया कि मेडिकल नेग्लिजेंस ये होता है. अब मेडिकल नेग्लिजेंस के बहुत सारे डायमेंशंस है कि मेडिकल नेग्लिजेंस को क्या जो डॉक्टर्स हैं उनको आप क्रिमिनली लाइबल कर सकते हो या नहीं कर सकते, और सिविल लाइबिलिटी कौन कौन से केसेस में होगी. सो दैट्स ऑल वील डिस्कस इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो जब हम मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात करते हैं तो मेडिकल नेग्लिजेंस बेसिकली क्या होता है? वो होता है बेसिकली एक डॉक्टर्स के अगेंस्ट होता है. बेसिकली कैसे? देखो, हमारे जो मेडिकल फील्ड में जो है जो मेडिकल फील्ड जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाई? बिकॉज वो हमें हेल्प करती है अगर हमें कोई भी डिजीज हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडीली. सो that helps us to recover from that. So doctors are just like gods in that way, right? Okay, so हमारा जो डॉक्टर्स का जो मेन एम होता है वो क्या होता है? दैट इज टू सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड बेसिकली जो फाइनेंशियल गेन है ये सारी चीजें तो जो है सेकेंडरी हो जाती है, मतलब कि मेडिकल फील्ड में. सो जब ये सारी चीजें कि देयर प्राइमरी एम इज टू बेसिकली सर्व द ह्यूमैनिटी एंड देन द फाइनेंशियल गेम इज सेकेंडरी. सो जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक प्राइमरी ड्यूटी होती है, दैट इज ड्यूटी टू टेक केयर टुवर्ड्स whom? Towards the citizen, towards the people at large, towards the persons at large. तो डॉक्टर्स की क्या होती है? उनकी जो होती है क्या होती है? ड्यूटी टू टेक केयर होती है कि वो जो है पेशेंट्स को जो है पूरा ट्रीटमेंट करते वक्त जो है पूरी अपनी ड्यूटी निभाएंगे अच्छे से. लेकिन अगर वो जो डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी जो है ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसको ब्रीच कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है सामने वाले जो पेशेंट होते हैं उनको जो है क्या होता है? डैमेज पहुंचता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस. मेडिकल नेग्लिजेंस को अगर आप और इजी वर्ड में अगर आप समझना चाहते हो तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो उसको? केयरलेसनेस आप समझ सकते हो कि देखो, अगर कोई भी डॉक्टर जो है वो अपनी ट्रीटमेंट परफॉर्म करते वक्त या फिर ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अगर वो केयरलेस हो जाते हैं तो उसको हम जो है क्या कहते हैं? मेडिकल नेग्लिजेंस. वाई? बिकॉज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास उनकी एक ड्यूटी होती है कि दे शुड कीप एवरीथिंग इन माइंड दैट वेदर टू टेक दैट केस और नॉट, वेदर विच ट्रीटमेंट टू गिव, कि भाई मैं उस केस को जो है टेकअप करने के लिए पूरा एलिजिबल हूं या नहीं हूं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सबने ही एमबीबीएस की डिग्री ले ली है तो वो सारे जो है डॉक्टर बन गए और वो कुछ भी कर सकते हैं. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इवन इफ यू हैव टेकन द एमबीबीएस डिग्री, देयर इज ऑल्सो लिमिटेशन दैट टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन गो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एमबीबीएस की डिग्री ले ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सर्जरी परफॉर्म कर दोगे. दिस इज नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज ठीक है, जितनी मैंने बताया ना, एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट या फिर लिमिट क्या होती है? मतलब हद. वो कहते हैं ना, अरे यार हद ही कर दिया आपने. सो वो हद पार नहीं करनी है. ओके, सो जब हम जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया एमबीबीएस वाला भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल गया कि ठीक है, ही इज एमबीबीएस, शी इज एमबीबीएस, तो यहाँ पर शी इज एन एमबीबीएस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो वो जो है कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, वो जो ट्रीटमेंट देने के लिए एलिजिबल हैं वो सिर्फ उस ही लिमिट तक रह सकते हैं. अगर हाँ ठीक है, अगर किसी की सर्जरी परफॉर्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उनको जो है एक एमएस की डिग्री लेनी होती है. सो अगर कोई ऐसे एमबीबीएस के डॉक्टर जो हैं वो अगर कोई ऐसे सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे दैट दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस. दिस इज नॉट जस्ट ओनली एंड सिंपल नेग्लिजेंस, बट दैट इज ग्रॉस नेग्लिजेंस. ओके, सो अब यहाँ पर एक जो फेमस केस जो हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, कि अगर आपको मेडिकल नेग्लिजेंस का अगर क्वेश्चन आ गया है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये केस अगर आप लिख दोगे, अगर आप ये केस नहीं जानते हो तो मेडिकल नेग्लिजेंस अधूरा है इस केस के बिना. सो व्हाट इज दैट केस? दैट इज जेकब मैथ्यू का केस है. जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 2005 का केस है. सो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि एक जो है ओल्ड पेशेंट है, वो जो है ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं उनके,
तो वो जो ओल्ड पेशेंट है उनके ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं और फिर वो जो है बेसिकली कैंसर से अंडरगो कर रहे होते हैं। तो रात को जब उनको जो है ब्रीदिंग इश्यूज जो है उनके ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो रात को जो है उनको जो है हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि फर्स्टली वहां पे कोई भी सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो आगे जाके क्या हुआ, वहां पे कुछ अटेंडिंग डॉक्टर्स थे जो कि इतने ज्यादा सीनियर नहीं थे, बट वो जो है उस सिचुएशन को इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। कैसे हैंडल नहीं कर पाए कि देखो उस पेशेंट के, जो इतना ओल्ड पेशेंट है, उनको जो है क्या था, ब्रीदिंग इश्यूज थे। ही नीडेड ऑक्सीजन सिलेंडर। सो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ठीक है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर दिया। तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जिसको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने से ही काम नहीं हो जाता। हाँ जी, वाई? बिकॉज आपको जो है पूरा फुल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर इस केस में उन्होंने एम्प्टी ऑक्सीजन सिलेंडर जो है प्रोवाइड कर दिया। कैसे कि देखो इस इंसान को जो है ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, लेकिन फिर भी ब्रीदिंग इश्यूज खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुए? बाद में पता चला कि देखो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वही खाली है। फिर बाद में जो है उनके जो सन है, उस पेशेंट के जो बेटे थे, उन्होंने जो है उन अटेंडिंग डॉक्टर्स को बोला कि देखो प्लीज प्रोवाइड माय फादर गुड लाइक फुल ऑक्सीजन सिलेंडर। तो वो जब लेने गए तो वो इतने लेजी थे, इतने लेथार्जिक थे कि उन्होंने इतना डिले कर दिया कि इसमें जो है उनके फादर की जो है मौत हो जाती है। और वो फिर मतलब बेसिकली द फादर ऑफ दैट पर्सन इज नो मोर एंड ही इज डाइड। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर बाद में उनके जो बेटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटल एगनी में होते हैं इस सिचुएशन को देखकर कि दैट द staff of that hospital was very lazy in attending the patient. So वो जो है केस फाइल करते हैं against these attending doctors that they were negligent. So negligent होते हैं वो इस केस में। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आया था कि देखो हम इन डॉक्टर्स को किस में लाइबल, अब इनको क्रिमिनली लाइबल करेंगे या फिर कहाँ, इनको क्रिमिनली लाइबल करेंगे या फिर सिविल नेग्लिजेंस के अंदर ही आएंगे, मतलब टॉर्ट्स के अंदर आएंगे। देखो पहले तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर होता था ये मेडिकल नेग्लिजेंस, लेकिन अब जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डेफिशिएंसी इन सर्विस के अंदर आ जाता है। सो यहाँ पर ये था बेसिकली, यही क्वेश्चन था कि डॉक्टर्स को जो है हम क्रिमिनली लाइबल करेंगे या फिर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखो जब भी हम यहाँ पर डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो देखो जो नॉर्मल नेग्लिजेंस होता है तो ठीक है, वो नेग्लिजेंस के लिए लाइबल है। देखो वो डॉक्टर उस ट्रीटमेंट को अंडरगो करने के लिए पूरा वेल क्वालिफाइड है, ही स्पेशलाइज इन दैट, ही इज हैविंग एक्सपीरियंस। तब जाके अगर थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस हो जाता है तो दैट्स ओके। बट लेकिन अगर कुछ हायर अमाउंट ऑफ नेग्लिजेंस अगर उस डॉक्टर के पार्ट पर होता है, देन दैट डॉक्टर विल बी क्रिमिनली लाइबल। सो देखो हम यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर एक केस में जो है हम डॉक्टर को क्रिमिनली लाइबल कर देंगे? अगर हर केस में हम जो है डॉक्टर्स को अगर क्रिमिनली लाइबल करने लग गए तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है क्या होगा, हर दूसरे तीसरे दिन हर एक डॉक्टर के अगेंस्ट जो है केस फाइल होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? वाई? बिकॉज देखो जिस भी फैमिली के घर से जो है किसी भी पर्सन की डेथ होती है, दैट इज अ ट्रैजिक इंसिडेंट इन दैट फैमिली एंड बहुत ही ज्यादा मेंटल स्टेट जो है डिस्टेबलाइज होता है उस सिचुएशन में। तो वहां पर जो है वो इंसान इस सिचुएशन में नहीं होता कि वो जो है क्या कर सके, वो मतलब अपने आप को शांत कर सके। तो वो जो है बेसिकली डॉक्टर्स के अगेंस्ट ब्लेम डालना चाहता है, बिकॉज उस टाइम यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट द मेंटल स्टेट एट दैट पॉइंट वुड बी। सो यहाँ पर जो है कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि देखो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आप हर एक केस में जो है डॉक्टर्स को लाइबल करोगे। नो, आप हर एक सिचुएशन में जो है डॉक्टर्स को क्रिमिनली लाइबल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये समझने वाली है कि देखो क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है कहाँ पर हेल्ड होगा, कहाँ पर कौन से सेक्शन में होगा। सो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहाँ पर आएगा? सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। ओके, सो अब यहाँ पर देखो जो भी डॉक्टर जो कि स्पेशलाइज्ड है, जो कि उस ट्रीटमेंट को अंडरगो करने के लिए, और ही इज वेल क्वालिफाइड, तो उस सिचुएशन में आप जो है डॉक्टर्स को क्रिमिनली लाइबल नहीं करोगे। वाई? बिकॉज हमें अगर उसने ऑर्डिनरी स्किल जो रिक्वायर्ड है उस डॉक्टर के पार्ट पे अगर उसने वो करी है, दैट्स इनफ। यू कैन नॉट मेक दैट डॉक्टर
क्रिमिनली लाइबल। वाई? बिकॉज अगर आप हर एक सिचुएशन में अगर आप ऐसे डॉक्टर्स को लाइबल करने लग गए ना, तो डॉक्टर तो सर्जरी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। हमेशा सर्जरी परफॉर्म करते वक्त डॉक्टर्स के जो है एकदम शेकी हैंड्स होंगे, उनके अंदर कांस्टेंट फियर होगा उनके दिमाग में कि देखो अगर ये ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आई विल बी बिहाइंड द बार्स। ऑल राइट, सो डॉक्टर्स को क्रिमिनली लाइबल करने के लिए अगर जो एकदम ग्रॉस नेग्लिजेंस जो होता है ना, मतलब कि एक तो वो पर्सन क्वालिफाइड नहीं था, वो पर्सन जो है बिल्कुल भी उसके पास डिग्री नहीं थी, ही वॉज नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, ही वॉज नॉट सपोज टू डू दैट, ही वॉज नॉट हैविंग रिक्विजिट स्किल्स टू अंडरगो दैट ट्रीटमेंट, देन इफ दैट अगर उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके अगर कोई चीज करी है, देन दैट डॉक्टर विल बी हेल्ड क्रिमिनली लाइबल। अदरवाइज अगर डॉक्टर ने ऑर्डिनरी स्किल एक्सरसाइज करी है तो उस केसेस में अगर थोड़ी बहुत भी अगर केयरलेसनेस अगर हो जाती है तो डोंट वरी, क्या होगा, हम जो है बेसिकली किसको उसको जो है क्रिमिनली लाइबल नहीं करेंगे, हम सिविल नेग्लिजेंस के अंदर जो है उनका केस लेकर आएंगे। I hope this is clear. So keep this in mind कि when we talk about medical negligence has three ingredients. The first one is there's a duty to take care towards the patient. The second one is that there is a breach of that duty, and the third one is that the damages has occurred just because of that breach of duty. So these are the three ingredients of medical negligence. Okay, the first one is duty to take care. The second one is breach of that duty, and the third one is what? The third one is damage has been caused. Because in negligence, damage is at most essential. If damage is not caused, then you cannot bring an action against that person. All right. So this was all about medical negligence. Again, I'm saying that when we talk about medical negligence, it is only a ordinary skill and expertise which is required on the part of the doctors to undergo द ट्रीटमेंट। और कोई ऐसा नहीं है कि एकदम हाई लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए तब जाके वो नहीं, अगर आपने सिर्फ बेसिक मिनिमम ऑर्डिनरी लेवल की स्किल अगर एक्सरसाइज नहीं करी है तब जो है डॉक्टर्स को लाइबल किया जाता है मेडिकल नेग्लिजेंस के में, अदरवाइज नहीं। सी जो अगर सपोज डॉक्टर ने जो है कोई भी सर्जरी परफॉर्म करी है और जो पेशेंट जो है रिकवर नहीं कर पा रहा है उस सर्जरी से, और जो पेशेंट जो है बेसिकली रिकवर नहीं कर पा रहा है और उसकी बॉडी नहीं होल्ड कर पा रही और अल्टीमेटली उस पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है, तो देखो यहाँ पर आप हर केस में जो है डॉक्टर्स को लाइबल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज डॉक्टर ने तो अपने पार्ट पे पूरी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी है ना, वो तो इट इज द बॉडी ऑफ द पेशेंट विच इज नॉट एबल टू रिकवर। So that's why in these cases, in every cases of death regarding due to some treatment or some surgery, you cannot make the doctors liable. Okay, so this video is all about medical negligence, and I hope this topic is clear as far as law is concerned. And thank you so much. Bye bye.